Good afternoon, everyone. लास्ट टाइम होमवर्क दिया था ना मैंने। तो पहले डाउट कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं ना। होमवर्क किससे दिया था लास्ट टाइम? एक्सरसाइज 1 से दिया था शायद ना। अच्छा, 1 से 14। ठीक है, तो फिर आगे करें, अभी डाउट नहीं है तो। अच्छा, 9th है। 9th देख लेते हैं। 9th देखो सभी। A block of mass m is suspended by a light thread from an elevator. Elevator is accelerating upward with acceleration a. रोप के दोनों एंड का वर्क जीरो होता है भावेश ना। रोप के दोनों एंड का वर्क जो होता है वो जीरो होता है। एक एंड का तो रहेगा ना। जैसे रोप लिया, इस एंड पे टी इधर लग रहा है, इस एंड पे टी इधर लग रहा है। दोनों एंड का मिला के जीरो होगा। एक एंड का पूछा जाएगा तो आएगा ना कुछ। भावेश समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोगों ने देखो कैसे किया था। ऐसे ब्लॉक लगाया था और इसको एक्स मूव कराया था, तो यहाँ पे -t × x हुआ था और यहाँ पे +t × x। तो केवल टोटल मिला के जीरो हुआ है, बट एक का पूछा जाएगा तो बताओगे ना एक एंड पे कितना हुआ। तो अब देखो इसमें बोला गया है कि ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग टी सेकेंड। तो टी सेकेंड में कितना टेंशन जो होगा इस पे वर्क कर देगा। तो टेंशन देखो यहाँ पर इस एंड पे ऊपर को लग रहा होगा और इस एंड पे नीचे को। तो हमें इस पे चाहिए ना, इस एंड पे कितना वर्क हो रहा है, ब्लॉक पे कितना हो रहा है। हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 देखते हैं। 7th देख लो पहले। 7th में 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter height each. Work done by the man on the block during the climbing. देखो एक कोई ब्लॉक को आदमी अपने सर पे रख करके स्टेप पे ऊपर ले गया। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए आदमी को ऊपर को फोर्स लगाना पड़ा होगा ना। जितना इसका वेट रहा होगा नीचे को, उतना ही आदमी को ऊपर को इस पे फोर्स लगाना पड़ा। और फोर्स लगाते लगाते ये ब्लॉक को ऊपर पहुंचा दिया गया। तो ब्लॉक पे आदमी ने कितना वर्क किया? तो जितना ये नीचे को है उतना ही आदमी ऊपर को फोर्स लगा रहा होगा। तो ऊपर को mg है, ये ऊपर को है फोर्स ना, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को है। वैल्यू डाल दो यहाँ पर। अब हमें ब्लॉक पे फोर्स, ब्लॉक पे वर्क डन पूछा है ना। आदमी ने ब्लॉक पे कितना किया, ब्लॉक का मास इंटू जी इंटू हाइट 0.25 इंटू 20 ना। एक स्टेप की हाइट 0.25 और 20 स्टेप है। तो अब देख लो ये कितना हो जा रहा है ना। ये सॉल्व कर लो, ये आंसर हो जाएगा। 3500 थोड़ी आएगा ये। 1000 के आसपास आना चाहिए। समझो ना, आदमी का मास कैपिटल एम है ना। आपको केवल इस पे वर्क डन पूछा गया है, ब्लॉक पे कितना वर्क हुआ है। नेक्स्ट फिर 11th है ना।
11th में देखो क्या बोला गया है, टू स्प्रिंग have their force constant as K1 and K2, and K1 is greater than K2 when they are stressed by the same force, same constant force up to equilibrium. तो आपको पूछा जा रहा है कि इसमें कुछ वर्क होगा या नहीं होगा। अगर हम दो स्प्रिंग लेते हैं और दोनों में एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे में, दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इक्विलिब्रियम मतलब जब फोर्स जीरो हो जाएगा ना, मान लो यहाँ कोई ब्लॉक लगा होगा, उसको खींच रहे हैं, तो फोर्स जीरो कब होगा, जब F बराबर हो जाएगा K1 X1 के, और यहाँ पे ऐसे ही खींचोगे तो F बराबर हो जाएगा जब K2 X2 के ना, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो। तो इसको इक्विलिब्रियम तक आने में ये कितना खींचना पड़ा, यहाँ पे पहले वाले केस में X1 खींचना पड़ा, दूसरे वाले में X2। तो जिसपे फोर्स लग रहा है वो उसको डिस्प्लेस किया ना आपने, X1 एक में X2, तो वर्क होगा या नहीं। फोर्स का वर्क पूछा गया, तो फोर्स इंटू फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वो डिस्प्लेस हुआ ना। पहले केस में फोर्स का वर्क आया F इंटू X1, फोर्स कांस्टेंट है ना, दूसरे केस में आया F इंटू X2। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा ना, उसमें बोला गया फोर्स जीरो है। बी ऑप्शन क्या है, फोर्स का वर्क जीरो है, ए में बोला गया था ना। बी ए में है इक्वल वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ बोथ द स्प्रिंग। क्या दोनों में X1 X2 की वैल्यू सेम है। एक में F बराबर K1 X1 करोगे तो X1 आएगा F बाई K1, और दूसरे में F बराबर K2 X2 करोगे तो F बराबर आएगा कि X2 बराबर आएगा F बाई K2। तो X1 X2 अलग अलग है, तो दोनों में फोर्स का वर्क भी अलग अलग आया ना। तो बी में बोला गया इक्वल वर्क है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि मोर वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ सेकेंड स्प्रिंग। अब देखो जिसमें X1 X2 में जो बड़ा होगा उसी में वर्क ज्यादा होगा ना। और X1 बराबर क्या है, F बाई K1, और X2 बराबर है F बाई K2। K1 K2 में जो बड़ा होगा उसका वाला ये पार्ट छोटा हो जाएगा ना। K1 बोला गया है बड़ा है, तो F बाई K1 छोटा होगा ना F बाई K2 से। तो मतलब यहाँ पे क्या है, X2 इज ग्रेटर देन X1। ये बात समझ आ रही है। अगर K1 बड़ा है तो F बाई K1 छोटा हो जाएगा ना। तो X2 बड़ा है, अब X2 बड़ा है तो F इंटू X2 बड़ा हो जाएगा ना। तो सेकेंड केस में ज्यादा वर्क हुआ, यही बोला गया है सी ऑप्शन में। तो सी आंसर होना चाहिए इसका। फिर 12th देख लो। A rigid body is acted upon by a horizontal variable force which is inversely proportional to distance covered from it। हमें देखो इसका डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल दिया है। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज, देखो हमें ऐसे बोला गया 12th में कि एक कोई बॉडी ली और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस कवर्ड मतलब वही डिस्प्लेसमेंट है ना। कोई टाइम पे अगर यहाँ आया तो ये एक्स कुछ कवर हुआ, तो इनिशियल पोजीशन से जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो हमें बताना है वर्क किसके प्रोपोर्शनल आएगा ना। हम यहाँ पे बोल सकते हैं F बराबर समथिंग कांस्टेंट अपॉन में x ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k दे दिया है ना, और हमें वर्क निकालना है। तो अब वर्क के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रल f dx में डाल दोगे, केवल x एक्सिस में सब हो रहा है ना। तो मान लो x1 से x2 तक गए हो, तो अब ये देख लो ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है,
ना। अगर मान लो x1 0 और x2 x है तो ये कितना आ जाएगा, ln 0 तो डिफाइन ही नहीं है ना। ये x1 इनिशियल पोजीशन है, पोजीशन को हम कुछ भी लिख देते हैं, x1 x2 ही रहने देते हैं ना, 0 पे तो डिफाइन नहीं है, 1 2 कुछ और हो सकता है, तो x1 x2 ही रहने देते हैं। तो अब देख रहे हो ये जो प्रोपोर्शनलिटी आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, ln के प्रोपोर्शनल आई ना। इनिशियल पोजीशन तो फिक्स है ना, यहाँ पे वर्क डन आया समथिंग कांस्टेंट इनटू ln x। ये x2 चेंज हो रहा है ना, x1 तो फिक्स है इनिशियल पोजीशन, अलग अलग x पे जाएगा तो x2 चेंज होता रहेगा, तो वर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू ln x2 आ रहा है ना। x2 मतलब s कुछ मान लो, जो भी डिस्टेंस का वर्ड है। तो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे नन ऑफ दी जा रही है ना, कोई भी नहीं आ रहा। आंसर चेक करो 12th का क्या दिया है, एक मिनट, 12th का, हाँ वही दिया है ना, नन ऑफ दिस, ठीक है। ठीक है 13 देखो अब। 13 में बोला गया वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स on a surface in drawing a circle of radius r on surface by a pencil of negligible mass with normal pressing force n। देखो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस सरफेस पे ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो सर्कल सर्कल ड्रॉ करने के टाइम में क्या हो रहा होगा, जब पेन आगे जा रहा होगा तो इस पे पीछे को फिक्शन लग रहा होगा ना, जब पेन का टिप आगे को जा रहा होगा, और यहाँ पेन का टिप स्लाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, काइनेटिक। काइनेटिक की वैल्यू सीधे लिख सकते हो ना, म्यू इंटू एन। तो हमें अब बताना है कि यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो फ्रिक्शन उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है ना, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे कोई भी टाइम पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है। तो एक तो आप सीधे बोल सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए वर्क निकालना है, तो सीधे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इनटू डिस्टेंस कवर्ड ना, और ये अपोजिट में है। या फिर हम फॉर्मूले से चलें तो एफ डॉट डी आर, तो जब भी ये एफ इधर को होगा डी आर अपोजिट में होगा ना, तो एफ डॉट डी आर आ जाएगा माइनस एफ डी आर। अब एफ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, पूरा डी आर ऐड होकर के कितना हो जाएगा, पूरा ये सरकमफेरेंस हो जाएगा ना। एफ की वैल्यू म्यू इंटू एन हो गई इंटू 2 पाई आर, तो ये हमारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया ना, सी ऑप्शन आ जाएगा। नहीं नहीं सी आएगा। नहीं जीरो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि फ्रिक्शन तो लगेगा ना, हमें उसके अगेंस्ट में वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। सर्कल ड्रॉ करने में हमारी एनर्जी तो जाएगी ना, ऐसा थोड़ी है कि फ्री में हो गया, कुछ करना ही पड़ा नहीं पड़ा। नेक्स्ट बताओ। अब श्रेयस कब सुधरेगा, डिस्प्लेसमेंट कब देखेगा, जब फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। यहाँ हर टाइम पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ऐड करने पड़ेंगे ना, और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट सब ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होकर के टोटल डिस्टेंस आ जा रही है। यहाँ हर एक जगह एफ डॉट डी आर करेगा, हर एक का एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, तो सब माइनस में है, सब ऐड हो जाएंगे ना। फोर्स कांस्टेंट होता तब ना सीधे इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखते हैं, एफ कॉमन हो जाता है वहां पे। ये यहाँ पे ये डायरेक्ट वेक्टर कॉमन नहीं हो सकता ना, डॉट प्रोडक्ट करके फिर कॉमन करना पड़ेगा।
श्रेयस समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई नहीं, फिर अब वीडियो ही देख लेना। हाँ, ना सीधे आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो वो इंटीग्रेशन का मतलब समझो सर आयु ना। देखो आप क्या करो, यहाँ डी आर ऐड कर रहे हो पूरे सर्कुलर पाथ के लिए ना। ये डी आर आपको पूरा ऐड करना है ना। ये डी आर एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है नहीं, ये केवल लेंथ है ना। मैग्नीट्यूड डाल चुके हो डायरेक्शन के साथ, ये माइनस आगे आ चुका है। अब अगर केवल मैग्नीट्यूड आप ऐड करते जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, और सब प्लस में ही होंगे ना डी आर, तो ये पूरी लेंथ आएगा ना, जीरो कैसे हो सकता है? इंटीग्रेशन मतलब कोई आप जादू नहीं कर रहे हो ना। जब आप इंटीग्रेशन मतलब आप ऐड कर रहे हो, अगर ऐड करने वाली सारी चीजें प्लस में है तो फाइनल आंसर प्लस में ही आएगा। हाँ कर लो कर लो। हाँ सलोनी हेलो हाँ सर, सर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर सी दिया है उसका, नो वर्क एट ऑल, बट आंसर तो बी आना चाहिए ना कि पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि मैन नहीं वो ना। वॉल को पुश कर रहा है, हाँ तो पुश करने में वॉल को, उसकी एनर्जी जाएगी ना। हाँ उसकी एनर्जी जाएगी, लेकिन वर्क डिफाइन कैसे है? जब तक वो मैन वॉल को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक वर्क नहीं माना जाएगा। उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी स्वेटिंग वगैरह में, बाकी मसल स्ट्रेन में, इन सब में वॉल को एनर्जी मिली क्या? ना यहाँ पे क्या हो रहा नहीं है, वॉल पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है ना। जब तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव नहीं करेगा तब तक वर्क नहीं हो पाएगा। हाँ सर, समझा समझा सर, थैंक यू। श्रेयस तेरा डाउट क्लियर हुआ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फाइनल जब सॉल्व करके आएगा तो फाइनल डिस्टेंस ही आएगी केवल ना। और एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे वही एफ डॉट डी आर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ही लग कर यूज कर रहे हैं। तो अनम्यूट करो, फिर मुझे बताते जाओ, मैं पूछता जा रहा हूँ तुम्हें कहाँ पे तुम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। अनम्यूट करो। हेलो हेलो हाँ। अब देखो ये जो फ्रिक्शन है, ये एक हाँ कांस्टेंट फोर्स है यहाँ पे या वेरिएबल फोर्स है? इसके लिए मैं क्या यूज करूँ, डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाऊं, या छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल के इंटीग्रेट करूं? इनमें से कौन सा यूज करूं? ये इंटीग्रेट करना पड़े। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ फोर्स वेरिएबल है ना, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अगर इसका फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट होता तो क्या आता है, जहां से चले वहीं आते तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, तो ये जीरो आता। बट यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। सर बट अब मैं ये करूंगा, नॉर्मली भी अगर हम सर्कल में घूमते तब भी फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज होता ही रहता है ना। हाँ तो जिस भी जगह पर फोर्स ऐसे टेंजेंशियल लग रहा है तो वर्क आएगा। नहीं बट हम नॉर्मली अगर एक सर्कल में वर्क को देखो जीरो आप लेते जैसे हैं ना। एक देखो, जैसे mg का देखो, mg को जब आप लेके जा रहे हो और ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, मान लो कहीं और mg हर जगह नीचे को लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, mg हर जगह जब नीचे को लग रहा होगा तो कहीं पर देख रहे होगे ये निगेटिव में आएगा वर्क, और कहीं पे प्लस में आएगा। अभी जब ऊपर जा रहे हो तो ऊपर को डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, तो यहाँ तक निगेटिव आएगा, फिर जब नीचे आना शुरू करोगे तो पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स एक फिक्स डायरेक्शन में हमेशा mg लग रहा है, और यहाँ पर क्या है, हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है। तो हर जगह साइन एक ही है, एफ डॉट डी आर का साइन हर जगह सेम है, इसमें कहीं प्लस है कहीं माइनस है mg के वर्क में। नहीं सर बट अगर हम पहले ये वाला पूरा कर लेते हैं फिर वो देखते हैं। हेलो, सॉरी सर वो फोन आ गया था। पहले ये देख लो ना, एफ डॉट डी आर को आप क्या लिखोगे, एफ और डी आर में कितना एंगल बन रहा है बताओ, एफ और डी आर में कितना एंगल बन रहा है? यहाँ पे ये स्लाइड हो रहा है ना, जब आप सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो तो फ्रिक्शन हमेशा डी आर के किधर लग रहा है? अगर आप आगे को जा रहे हो तो ये पीछे को फ्रिक्शन लग रहा होगा ना।
हाँ दोनों के डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या लिखोगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, -1, ए डॉट बी हाँ लगाया। हाँ अब ये दोनों मैग्नीट्यूड है ना, ये जो एफ का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है? एफ का चेंज हो रहा है, नहीं मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब तो ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा है ना, ऊपर से वेक्टर साइन हट गया है, तो बाहर कर हाँ दूं इसको, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। सर बट अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स से देखें तो वर्क 0 ही आता है ना। अभी आप मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? सेंटीपिटल फोर्स तो आप पेन को घुमा रहोगे तो हैंड के थ्रू मिल रहा होगा इस टाइम पर। अभी इधर को जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको देखो पहले ना, आप इधर उधर की चीजें मत देखो, अभी जिसका वर्क निकालना है उस पर फोकस करो। हाँ तो ये वाला फोर्स बाहर आ गया, अब ये डी आर बचा केवल। ये डी आर क्या है, मैग्नीट्यूड है या इसमें वेक्टर साइन भी है? नहीं मैग्नीट्यूड है बस। अब अगर केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है, केवल मैग्नीट्यूड को ऐड करूं मैं कई सारी जगह का, तो वो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, इतने पार्ट का आंसर प्लस में आ रहा है। तो मैंने पूरे सर्कुलर पाथ का डी आर ऐड किया, तो पूरा ये ऐड होके कितना आ जाएगा, 2 पाया। तो मैंने वही लिख दिया है। और तुम देखो किससे कंफ्यूज हो रहे हो, तुम देखो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ पे कोई चीज जा रही है और मतलब मान लो mg देखते हैं हम, वर्टिकल सर्कल में कोई चीज को ले जा रहे हैं हैंड से और उस पे वेट mg नीचे को लग रहा है, तो जब वो यहां से यहां गया, इस पाथ से इस पाथ पे गया, तो यहाँ पे फोर्स हर जगह कांस्टेंट है ना। तो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वर्क ऑफ mg, तो लगाऊंगा mg का वेट और dr, तो यहाँ पे mg जो है ये mg वेक्टर कांस्टेंट है या नहीं? हाँ वो कांस्टेंट है। तो मैं mg वेक्टर को बाहर कर लूंगा, अंदर क्या बचेगा, डॉट ऑफ dr। अब ये dr वेक्टर ऐड करूंगा, उसका mg के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो पूरा वेक्टर बाहर गया है। हमेशा ध्यान रखो, जैसे आपको कहीं पर a डॉट बी प्लस सी है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो ना, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। हाँ तो अगर कहीं पे ऐसे वेक्टर लिखे हैं और कोई चीज कॉमन हो सकती है, तो कॉमन करके उल्टा ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे mg क्या है, हर एक dr वेक्टर के सम में mg मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो mg को मैंने कॉमन कर लिया और dr वेक्टर सबके ऐड कर लूंगा। अब देखो, अब मैं dr को वेक्टर के साथ ऐड कर रहा हूं, तो dr को अगर मैं वेक्टर के साथ ऐड करूंगा तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हो गए। तो वेक्टर को पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करो, जहां से चलोगे वहीं पहुंच जाओगे ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम आ जाएगा ना, dr ऐड किया। तो फिर 0 नहीं आएगा। इस पार्ट का फिर ये dr वेक्टर का एडिशन पूरे सर्कुलर पाथ के लिए कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे आया, जब फोर्स कांस्टेंट था तब ऐसा मिल पाया ना। जहां पे फोर्स लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वहां पे आप देख रहे हो ये आ रहा है। हाँ तो मतलब फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होना चाहिए। फोर्स जब कांस्टेंट होगा तब साइक्लिक पाथ के लिए वर्क डन 0 मिल पाएगा ना। अगर फोर्स हाँ डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो साइक्लिक पाथ के लिए वर्क मिलेगा। हाँ सर बट ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये जो mg है वो 90 डिग्री पे लग रहा है इसलिए 0 आया, और इसमें पैरेलल लग रहा है इसलिए। 90 पे कैसे बोल रहा है, यहाँ से चला घूम के यहाँ आया, किसी जगह पे कुछ एंगल है, किसी पे कुछ एंगल है। ठीक है, तुझे समझ आ गया ना, अब तू देख ले अब और उसको हाँ तो मैं देखो यही बोल रहा हूँ, पहले तो अभी ये डाउट कर लेते हैं, फिर एक बार और देख लेंगे वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। इलस्ट्रेशन 17, एक मिनट। इलस्ट्रेशन 17 देख लो। देखो अभी थोड़ी देर के लिए आपको जो मैंने बोला हुआ है ना, आपको अगर थोड़े अभी लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने जो बोला वो याद कर लो कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे वहां पे सीधे डिस्प्लेसमेंट यूज करो, जो नॉन कंजर्वेटिव है उनके लिए डिस्टेंस यूज करो ना। वो आपको धीमे धीमे क्लियर हो जाएगा कि आप जो डिस्टेंस यूज करते हो
नॉन कंजर्वेटिव के लिए वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही है ना, बट वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होता है। अभी आपको जैसे पढ़ाया गया आप याद कर लो, और धीमे धीमे पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। 17 में देखो क्या बोला गया है, एक हमने 10 kg का, हाँ नॉन कंजर्वेटिव में डिस्टेंस, एक 10 kg के ब्लॉक के ऊपर हमने एक दूसरा 10 kg का ब्लॉक रख दिया है, और इसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दी है। और नीचे वाला स्मूथ है, ग्राउंड हमारा स्मूथ है ना, ये बोला नहीं कहीं पर, ग्राउंड स्मूथ है, हाँ नहीं लिया है कहीं पे, ग्राउंड को स्मूथ लेना है, और यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0.1 है। तो आपको बताना है कि फाइंड टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। हमें यहाँ पे पूरे सिस्टम पे कितना इंटरनल फोर्स ने वर्क किया ये बताना है, इंटरनल फोर्स ने कितना वर्क किया हमें ये बताना है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आगे सेंटर ऑफ मास में और डिटेल हम लोग इसको समझ पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाओगे सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ने के बाद। अभी मैं समझा रहा हूं, जितना समझ आए समझ लो ना, आगे और आसान हो जाएगा। अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं, तो पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में ग्राउंड से फ्रिक्शन ही लग सकता था ना, बाहर का फोर्स, सिस्टम पे बाहर का फोर्स ना, अंदर का फोर्स की बात नहीं हो रही है। बाहर का फोर्स कोई लग रहा है सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल की बात चल रही है ना, हॉरिजॉन्टल में एक फ्रिक्शन ही लग सकता है, वो लग नहीं रहा है। तो अगर पूरे सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। तो अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? हॉरिजॉन्टल में हमारा मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहां पर, जब आपने इसको स्पीड दी ऊपर वाले को और नीचे वाले को स्पीड नहीं दी, तो शुरू में क्या होगा? ये जैसे ही आगे जाना चाहेगा, पीछे वाला क्या करेगा? उस पर पीछे को फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, नीचे वाला पीछे को फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड कम होने लग जाएगी, और ये एक्शन रिएक्शन इस पे आगे को लगाएगा, तो इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। इसकी कम होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, और कभी ना कभी दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी ना। अगर ऊपर वाले की कम हो रही है और नीचे वाले की बढ़ रही है, तो कभी ना कभी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होते ही फिर उनके बीच में कोई फ्रिक्शन लगेगा? अगर मान लो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अब 10 मीटर पर मान लो यू से जा रहे हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है? देखो नीचे वाले पे किधर फोर्स लग रहा है? आगे को लग रहा है, तो जिस पे फोर्स आगे लग रहा है उसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, और जिस पे फोर्स पीछे लग रहा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यू हो गई, और इसकी कम होते होते यू हो गई, और जैसे दोनों की यू हो जाएगी, जैसे ही दोनों की यू हो जाएगी, फिर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, फिर फ्रिक्शन का लगना बंद हो जाएगा। अब ये इसी स्पीड से दोनों चलते रहेंगे, समझ आ रहा है? अब दोनों इसी स्पीड से चलते रहेंगे। तो हम लोग अब देखो बोल सकते हैं पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? m इंटू वी, ऊपर वाले ब्लॉक का, और नीचे वाले ब्लॉक का 0 था। बाद में ऊपर वाले ब्लॉक का 10 इंटू यू और नीचे वाले का 10 इंटू यू, तो यू की वैल्यू आ गई 5 ना। बाद में सिस्टम का ये स्पीड आ गया ना। अब हमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाना है। यहां अगर हम देखें तो इस सिस्टम पे ये जो फ्रिक्शन नहीं वर्क कर रहा है ना, ये फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है?
यहाँ पे फ्रिक्शन जो है सिस्टम के लिए, दोनों को हमने सिस्टम माना है, तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल? इंटरनल है। तो यहाँ डब्ल्यू ऑल में केवल कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन, मतलब इंटरनल फोर्स है, वो दोनों पे वर्क कर रहा है ना, दोनों पे वर्क कर रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे और नीचे वाले पे। तो टोटल मिलाकर के जो भी इंटरनल वर्क है वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर, ऊपर वाले की काइनेटिक, प्लस नीचे वाले की हाफ इंटू वी इंटू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक आई। माइनस इनिशियल कितनी थी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और नीचे वाले की 0 थी ना शुरू में। तो अब देखो ये कितना का चेंज आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 125 250, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 500, तो माइनस में 250। फ्रिक्शन फोर्स ने यहाँ पर माइनस में वर्क किया है। पहले पार्ट का आंसर क्या आया इनका, निकाला ही नहीं क्या? अच्छा, वो ऐड करके लास्ट में निकाला है, हाँ ठीक है। सलोनी अनम्यूट करो एक बार। हाँ सर। सर मैं ये बोल रही थी कि आपने बोला था कि डब्ल्यू ऑल में सारे फोर्सेस आ जाते हैं, तो फिर उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी आ जाने चाहिए ना, ऐसा मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एक्सटर्नल भी आ जाने चाहिए, बट आने के लिए वहां होना भी तो चाहिए। यहाँ पर इस सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनमें जो भी होंगे इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब का वर्क हम निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे एक्सटर्नल है कौन, यहाँ पे तो केवल इंटरनल है ना, तो इंटरनल ही नहीं है सॉल्व सर। हो गया हाँ ना, हाँ सर। एक्सटर्नल में कोई है ही नहीं है ना। हाँ सर, हाँ सर, समझा। ठीक है, सबको समझ आया। तो ऐसे हमने ये इसका वर्क निकाल लिया। इन्होंने देखो टोटल वो टाइम वाइम लेकर के सब सॉल्व करके निकाला है, वैसे भी कर सकते हैं। एक्चुअल में इन्होंने वेलोसिटी वगैरह, ठीक है। अब देखो जितना भी फ्रिक्शन निगेटिव में वर्क करेगा, फ्रिक्शन का देखो यहाँ वर्क माइनस में आया है, तो फ्रिक्शन का जो भी वर्क हुआ वो कोई स्टोर होगा कहीं पर, फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो कहीं स्टोर होता है, नहीं होता है, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो जितना ही फ्रिक्शन ने वर्क किया है, मतलब जितनी वहां पे हीट बनी होगी, तो इतना ही प्लस में हीट बता दोगे। फ्रिक्शन का वर्क माइनस है, मतलब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, दे रहा है। माइनस में अगर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है ना। सिस्टम से एनर्जी उसने निकाल ली 250 जूल, और निकाल के कहां डाल दी, हीट में डाल दी। तो हीट को कितनी एनर्जी मिली, 250 जूल, हीट प्लस में आएगा 250। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद कराने लायक है, फिर भी आ गया है तो मैं करा रहा हूं, घबराना नहीं कि यार बहुत ज्यादा हाई फाई हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना। जितना समझ आए कर लो, सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद आसान हो जाएगा। वही मोमेंटम, वही सेंटर ऑफ मास चैप्टर में आएगा, अगले चैप्टर में आएगा ना, इसके बाद वाला ही चैप्टर है। इसके और पार्ट भी बता देता हूं। हमें पूछा गया है कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी टिल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल ना। तो अब जैसे इसकी वेलोसिटी 10 से शुरू हुई थी और 5 हो गई लास्ट में, तो 10 से 5 होने का टाइम निकालना है। तो 10 से 5 होने का टाइम निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, केवल ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, केवल ऊपर वाले का बनाते हैं ना। ये शुरू हुआ था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और जब वेलोसिटी इक्वल हो गई तब कितनी हो गई इसकी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। और इस पे पीछे को क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना। और ये फ्रिक्शन कौन सा वाला फ्रिक्शन है, काइनेटिक है स्टैटिक है,
फ्रिक्शन बताओ कौन सा है, काइनेटिक है स्टैटिक है? काइनेटिक है ना, क्योंकि शुरू में तो उनके बीच में स्लिपिंग हो रही थी ना। तो F इक्वल टू एफ के है, एफ के मतलब म्यू एम इंटू जी। अगर फ्रिक्शन इतना पीछे को लग रहा है तो पीछे को रिटार्डेशन कितना आएगा, रिटार्डेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। तो m कट जाएगा, म्यू 0.1 है ना, म्यू 0.1 इंटू 10, तो 1 आया ना। और ये क्या है, पीछे को रिटार्डेशन है। अब आपको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम आ जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस एटी में रख दो ना। फॉर्मूले में ये v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है +5, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है -1, तो टाइम इससे कितना आ जाएगा, -5 अपॉन -1, 5 सेकेंड। समझ आया सभी को? फिर देखो थर्ड पार्ट में आपको पूछा गया कि ए पे फ्रिक्शन का वर्क अलग बताओ और बी पे फ्रिक्शन का वर्क अलग बताओ। ए और बी दोनों पे फ्रिक्शन का वर्क अलग अलग बताना है। तो आप मुझे ये बताओ आप कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है या अलग अलग हुआ है? स्पीड सेम होने तक दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट है या अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है? ए देखो 10 से शुरू हुआ तो 5 हो गया, इसकी स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन ये 10 और 5 के बीच वाली स्पीड से चला है ना पूरे टाइम पर, और ये 0 से शुरू होकर 5 तक गया है, तो ये 0 से 5 वाले बीच में ये स्पीड में रही होंगी, उससे चला है। तो हमेशा ये फास्ट चला है ना इसके कंपेरिजन में, तो 5 सेकेंड में ये ज्यादा चलेगा ना, ये कम चल पाया होगा। समझ लो ना, शुरू में तो ये रुका हुआ था, ये चल रहा था, तो ये ज्यादा चला होगा ना, ऊपर वाला ब्लॉक ज्यादा चला है, नीचे वाला ब्लॉक कम चला है। तो और दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स तो सेम लग रहा है, तो दोनों का वर्क सेम आएगा अलग अलग आएगा? दोनों में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क जो होगा अलग अलग आ रहा होगा ना। अब आपको वो निकालना है, तो जिस भी ब्लॉक का निकालना, आप पूरे सिस्टम का नहीं निकालना आपको ना, पूरे सिस्टम का नहीं निकालना आपको, अलग अलग ब्लॉक ए का अलग निकालना है और ब्लॉक बी का अलग निकालना है। तो जिसका भी वर्क निकालना है उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ए की शुरू में स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड थी 10, और बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई फाइनल, 5, और इस पे केवल कौन वर्क कर रहा है, एक फ्रिक्शन ही वर्क कर रहा है ना, वही स्पीड कम कर रहा है। तो मुझे ए पे जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, तो ए के लिए ऑल में केवल एक ही है, फ्रिक्शन ही है ना, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना आ जाएगा, तो ए पे जो वर्क हुआ है वो -375 जूल वर्क हुआ है, केवल ए पे ना। जो हमने पीछे निकाला था वो टोटल सिस्टम का वर्क था। ऐसे बी का निकालो, बी क्या हुआ है, उस बी की इनिशियल स्पीड क्या थी 0, और बी की फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 5। तो और बी पे आगे को फ्रिक्शन लग रहा है ना, यही उसको एनर्जी दे रहा है। तो बी के लिए जब लगाओगे तो डब्ल्यू ऑल में कौन है, फ्रिक्शन है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, इनिशियल तो वो रुका हुआ था, तो प्लस 125। तो अलग अलग हमने निकाल लिया, दोनों ऐड कर देंगे तो पूरे सिस्टम का वर्क आ जाएगा। कुछ समझ आया बच्चों क्या क्या हुआ है? ठीक है, फिर अब आगे पढ़ा जाए। सेकेंड पार्ट में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना,
तो आप डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में रख दो, एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का एक तो u प्लस वी बाई टू इंटू टी लगा दो या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। u की वैल्यू डाल दो, u कितना था इसमें 10, टाइम था 5 सेकेंड। अगर आपने टाइम नहीं निकाला तो थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना। इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल पता है, रिटार्डेशन पता है, टाइम निकाल लिया है तो ये लगा दो, हो जाएगा सलोनी ये डिस्प्लेसमेंट। फोर्टीन करना है, 14 तो मेरे हिसाब से वही फ्रिक्शन वाला होगा, कराया हुआ है क्लास में। ठीक है, बता देता हूँ ना। श्रेयस मुझे ये बता, अगर फ्रिक्शन कब आता है, फ्रिक्शन कब आता है ये बता मुझे। जब रिलेटिव मोशन होता है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है। अगर दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हैं और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है। इसका सरफेस क्या देखेगा, ऊपर वाला उस सरफेस जितने से आगे जा रहा है उतने से ये भी जा रहा है ना। जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं है, दोनों साथ साथ आगे जा रहे हैं, तो कोई फ्रिक्शन लग पाएगा यहाँ पर ना। तो वही किया गया है। शुरू में क्या था, नीचे वाला रुका हुआ था, ऊपर वाला चल रहा था, तो इस पे ये स्लिप कर रहा था, तो इसलिए नीचे वाला इसको रोकने रहा था, वो पीछे को फ्रिक्शन। तो एक्शन रिएक्शन इस पे आगे लग रहा था ना, क्योंकि शुरू में ये चल रहा था, ये रुका हुआ था, और बाद में दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है श्रेयस, समझ आ गया। तो 14 देख लो अब। कंसीडर the shown figure, an external agent moves the mass slowly along the path PQR and along path ABC. Okay. Rough surface shown in figure are AB and PQR. Coefficient of friction for these path is mu. Select the work. तो यहाँ पे ये बोला गया है एक में ऐसा हमें पाथ दिया गया है और कोई मास को, इसका मास m/2 है ना, और ये लेंथ 2l है और ये हाइट 2h है। तो कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको पुल करके ऊपर ले जा रहा है ना। कहां से कहां ले गया है, द पाथ PQR, R तक ले गया है ना, यहां तक। ये Q होगा ना, थीटा लिखा है वो Q है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर मैं इस वाले में निकालू ना और स्लोली ले गया है, तो W ऑल बराबर हमेशा क्या बोलूंगा, PQR पाथ के लिए W ऑल बराबर डेल्टा के। ध्रुविल सब रिवाइज करता है जो पढ़ाया जाता है सेम डे पे। जो मैंने क्वेश्चन कराए थे लास्ट टाइम तूने खुद से सॉल्व किए थे बिना देखे हुए। मुझे तो डाउट ही हो रहा है यार, अगर किया होता तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए थे। तो देखो W ऑल बराबर डेल्टा के करेंगे। W ऑल में कौन कौन से लोग वर्क करेंगे, नॉर्मल करेगा, फ्रिक्शन करेगा, ग्रेविटी करेगा और एक्सटर्नल एजेंट करेगा। और डेल्टा के हमेशा स्लोली लेके जा रहे हैं। तो आज सिद्धेश नहीं है क्या, उसने डाउट नहीं पूछा आज भी अभी तक। सिद्धेश चवन कहाँ है। देखो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा ना, फ्रिक्शन पीछे को लग रहा होगा, तो नॉर्मल का वर्क कितना आएगा,
अच्छा आज सिद्धेश नहीं आया है। नॉर्मल का वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 ना, और फ्रिक्शन का वर्क कितना बोलेंगे माइनस म्यू एम। एम कितना है m/2 ना, क्वेश्चन में मास m/2 दिया है। म्यू एम जी डी, डी कितना है 12। सिद्धेश बोल नहीं रहा है, क्या हुआ? और mg का वर्क कितना होगा? mg देखो नीचे को लग रहा होगा ना, वेट नीचे को लग रहा होगा, और ऊपर को 2h डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एम जी एच ना, ये बराबर प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, और ये सब बराबर 0 के। सिद्धेश बोल दे भाई, क्यों इतना शर्मा रहा है? तो कितना आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल? तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इससे आ जाएगा, अब सॉल्व कर ले ध्रुविल ना, इससे सॉल्व करेगा तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आएगा। ये ऑडियो नहीं कनेक्ट किया है तो कर क्या रहा है फिर? सुनाई नहीं पड़ रहा है तो क्या फायदा सुन पढ़ने का? फिर अगले वाले में फिर सेम वही काम करना है। ठीक है, तो हो गया ना 14। आगे करते हैं हम लोग। देखो जो अभी हम लोग ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव देखा, तो पहली बार जब हम लोग देखते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है कई बार कि यार डिस्टेंस कैसे आ गया वर्क में ना, तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। पहली बार मैंने भी सुना था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था, पर धीमे धीमे समझ आया कि वो एक्चुअल में वही चीज है, बस इसमें डायरेक्शन चेंज होता है इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हम लोग देखो लास्ट टाइम शुरू किए थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सभी लोग वो फॉलो करते रहना ना, तीनों सब्जेक्ट में जो भी पढ़ाया जा रहा है सेम डे रिवीजन होना चाहिए ना। सारे प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करो बिना देखे, और थ्योरी रिवाइज करो, और अगर कोई प्रॉब्लम में डाउट आए या कोई डेरिवेशन है वो भी खुद से करो। जब डाउट आए तब नोट्स रेफर करो ना, और सभी लोग फॉर्मूले की कॉपी भी बनाते जाना ना रिवीजन के लिए। नहीं तो पूरा थ्योरी पढ़ना बार बार पॉसिबल नहीं होता ना, जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं अलग फॉर्मूले की कॉपी में वो फॉर्मूले अपडेट करते जाओ उसमें। तो देखो हमने लास्ट टाइम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स स्टार्ट किया था। कंजर्वेटिव में हमने क्या देखा? हाँ, जो भी फिक्स डायरेक्शन वाले होंगे वो कंजर्वेटिव होंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर हम अलग अलग पाथ से जाते हैं तो भी वर्क हमारा सेम आता है ना, ऑल पाथ के लिए वर्क वहां पर सेम होता है, मतलब वर्क डन जो होता है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। साइक्लिक पाथ के लिए वहां वर्क डन 0 होता है और वो सेंट्रल होता है। फिर नॉन कंजर्वेटिव देखा, जैसे मैंने देखो यहाँ शॉर्ट में लिखा, रिवीजन वाले कॉपी में आप चाहे तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट लिखना तो ऐसे शॉर्ट में लिख दो ना, कि एक नजर देखते ही तुरंत याद हो जाए कि ये पॉइंट्स थे। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता था, हर एक पाथ के लिए वर्क डन जो था वो अलग अलग था। यहाँ पे साइक्लिक पाथ के लिए वर्क जो होगा वो 0 नहीं आएगा, और यहाँ पर ये टेंजेंशियल लगता है। यहाँ पे वर्क डन जो था डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट था, और यहाँ पर डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये नोट करो, 1 मिनट बस मैं आया।
नोट तो है ये, रहने दो, रिवाइज करा रहा हूँ। फिर हमने देखो इनके एग्जाम्पल देखे थे, ग्रेविटी हो गया, मतलब mg हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, मतलब जो चार्ज की वजह से लगता है। और इसके एग्जाम्पल क्या थे, सारे रेसिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन हुआ, एयर रेसिस्टेंस हुआ, और वो लिक्विड में फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। कंजर्वेटिव में जो भी एनर्जी होती है, हम जो भी इसके अगेंस्ट वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है ना, और वापस मिल जाता है। यहाँ पे स्टोर नहीं होता, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि हम कोई भी फोर्स गिवन होगा तो कैसे पता करेंगे वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। सार्थक जल्दी लिख भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लास्ट क्लास का है, बस मैंने रिवाइज कराया है, सब कुछ लास्ट क्लास का ही है। तो अब देखो हमें नेक्स्ट ये देखना है कि हम कैसे ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो देखो उसका तरीका क्या होगा कि अगर कोई भी आपको फोर्स दे दिया गया तो आप उसको कोई भी 2 पॉइंट लो और उनके बीच में उसका वर्क निकालो उस फोर्स की वजह से। अगर वर्क निकालने में आपको पाथ लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि किस पाथ से जा रहा है, तो वो वर्क कंजर्वेटिव होगा ना, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। आपको वर्क निकालना है, कोई भी 2 पॉइंट ले लेना है उनके बीच का, और अगर आपको ये वर्क निकालने में पाथ इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो क्या बता रहा होगा कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे कर रहा है, इससे यही पता चल रहा है ना। और अगर वर्क निकालने में पाथ लग रहा है, बिना पाथ की कौन इधर से गया या इधर से गया, बिना ये निकाले हुए ये वर्क सॉल्व ही नहीं हो रहा है ये इक्वेशन, तो मतलब वहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।
path is required, तो इसका मतलब वहां पे फोर्स जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव है। ना कहीं पे भी हमें फोर्स चेक करना है कि कंजर्वेटिव है या नहीं, तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये नोट कर लो, फिर इसको अब समझाता हूं। कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे लेते हैं, एक आपको फोर्स दिया F इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप, और आपको बताना है ये फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अरे अगर आपको एक कांस्टेंट फोर्स दे दिया जाएगा तो वो हमेशा कंजर्वेटिव ही आएगा। अरे सिद्धेश आ गया भाई। सिद्धेश अनम्यूट कर, कहाँ था आज? इतनी देर से तुझे हम लोग याद कर रहे थे, सिद्धेश नहीं है। हाँ सर, वो नेटवर्क इशू। तो तू केवल इतनी देर से आवाज नहीं सुन रहा था तो समझ क्या रहा था? सर मतलब मैं अटेंड नहीं कर रहा था, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए अभी मतलब रिजॉइन किया। अच्छा अच्छा, तो आज तो भर भर के डाउट आएंगे, अब कैसे करेगा? फिर से देखना रिकॉर्डिंग, फिर शुरू से। अभी यहीं से शुरू हो रहा है, वैसे पीछे का तो रिवाइज ही कराया था। हाँ सर, ये तो रिवाइज ही कराया है ना, यहीं से शुरू हुआ है। हाँ हाँ तो देखो, अगर हमें कोई भी फोर्स दे दिया गया और पूछा जाए कि भाई इसका वर्क निकालो, आप कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो मैंने ले लिया 0,0 से 3,4 तक का वर्क निकालना है। म्यूट रखो भाई, आवाज आ रही है। सिद्धेश म्यूट रखो। तो अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट के बीच का वर्क चाहिए तो मैं वर्क के लिए क्या करूंगा? F.dr। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2I कैप प्लस 3J कैप डॉट डी आर की वैल्यू DX I कैप DY J कैप। ना डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो ये कितना बन जाएगा? 2DX प्लस 3DY। ना अब वर्क निकालना है, लिमिट डालूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 3, और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से जा रहा है? 0 से 4, तो 0 से 4। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मुझे सोचना पड़ा, वो किस पाथ से गया है। 0,0 से 3,4 तक जाने में कौन सा पाथ फॉलो हुआ, मुझे सोचना पड़ा इसको सॉल्व करने में। ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, 2 बाहर जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 बाहर जाएगा, dy का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट डाल देंगे। मुझे नहीं सोचना पड़ रहा है ना कि कौन सा पाथ है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि गिवन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ना। इसका मतलब है कि F जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर मान लो मुझे इसको इंटीग्रेट करने के लिए रिलेशन लग जाता है कि भाई एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, पाथ को हम कैसे बताते हैं? अगर इस स्ट्रेट लाइन से गया तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर मुझे यूज करनी पड़ रही है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मतलब मुझे पाथ यूज करना पड़ा है। अगर मान लो ये कोई पैराबोलिक पाथ पे गया और पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है, तो मतलब मैं पाथ देख रहा हूँ कौन सा पाथ है, तो फिर वो फोर्स कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव ना। पाथ का यूज करना मतलब पाथ की इक्वेशन यूज करना। अगर इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। बिना इक्वेशन यूज किए सॉल्व हो रहा है मतलब वो कंजर्वेटिव है। हाँ, और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। हाँ वही, अभी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ये नोट कर लो, अगले एग्जांपल और करते हैं अभी। मान लो कहीं पर F दिया है XI कैप YJ कैप।
सिद्धेश 4-5 सेकंड से ऊपर हो गया। कहीं पर F दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और हमें चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। हुआ कि नहीं सिद्धेश तेरा? स्क्रीनशॉट ले ले भाई। अब मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं ना, एक पॉइंट ए लिया और एक दूसरा पॉइंट बी लिया। बी मान लो है कोई 0,0 से, कोई ए पॉइंट 0,0 है, बी वाला पॉइंट मान लो कुछ ए है ना। ए कोई कांस्टेंट है ना, वो कोई भी नंबर ले लो, 3,4 3,3 4 4 ऐसा कुछ भी ले लो, एक कांस्टेंट है ना। अब मुझे ए से बी का वर्क चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, एफ डॉट डी आर में डाल दूंगा। एफ की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं, ये हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे आ जाएगा ना। फिर आई को आई से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स टी एक्स, वाई को वाई से करेंगे तो आ जाएगा वाई डी वाई। सलोनी, ये सब कुछ समझ आ रहा है तुझे? इंटीग्रेशन वगैरह, डॉट प्रोडक्ट प्लस इंटीग्रेशन हो रहा है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से ए तक, 0 से ए तक। वाई की लिमिट भी 0 से ए तक। ये लिमिट कुछ भी हो सकती थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई भी पॉइंट लेता मैं। अब मुझे एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में कोई रिलेशन चाहिए क्या? एक्स को अगर मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो मुझे कोई रिलेशन चाहिए? नहीं चाहिए ना। एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ना। एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² 2, और y का होगा, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, a² 2 -0 प्लस y² a² 2 -0, तो a² आ गया। तो मुझे वर्क निकालने में कोई एक्स और वाई के बीच में रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी ना। एक्स और वाई में हो सकता है कोई रिलेशन होता है जो यहाँ जरूरत पड़ती है। अगर नहीं पड़ी तो इसका मतलब ये फोर्स कौन सा है? ये बता रहा है कि हमारा गिवन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये नोट करो, मैं 1 मिनट में आया ना। भावेश देखो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। आप यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिखते, एफ डॉट डी करते, उससे भी वही सेम चीज आती। इंटीग्रेशन वाला जो मेथड है वो सब पे चलेगा ना, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के लिए है। और वेरिएबल के लिए तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट देखो, मान लो आपको कोई फोर्स दिया है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए वर्क निकालो ए से बी जाने का और चेक करो कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम लोग समझ रहे हो, बहुत दिक्कतें हैं अभी। यहाँ पे देखो, जब आप वर्क निकालने जाओगे तो आप एफ डॉट डी आर लगाओगे। एफ डॉट डी आर करोगे तो आई का आई के साथ करोगे तो ये क्या आएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब मैं देखो इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो क्या y को बाहर निकाल सकता हूं? y कांस्टेंट नहीं है ना, y वेरिएबल है, तो बाहर निकाल नहीं सकता। और ये x है नहीं कि पावर वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा इस टर्म को? ना सेम चीज यहाँ पे x जो है वो बाहर नहीं कर सकता और x को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी नहीं कर सकता। तो अब हमें क्या लगेगा, अगर y की वैल्यू x के टर्म में मिल जाए ना, या फिर x की वैल्यू y के टर्म में मिल जाए, मतलब x y का रिलेशन मिल जाए, तो ये इंटीग्रेट हो पाएगा। हमारे दिमाग में तुरंत अब ये चीज आएगी ना, अगर y की वैल्यू x के टर्म में मिल जाए और x की वैल्यू y के टर्म में, मतलब इनका रिलेशन मिल जाए। रिलेशन मिल जाए मतलब पाथ आ जाए, हमें पाथ मिल जाए कि भाई कौन से पाथ से गए हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अभी एक दिक्कत है, आपको एक बार ये चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कि ये इंटीग्रेट हो जा रहा है, अभी देख के तो लग रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये हो जाए। तो अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर कभी भी आपको ऐसा मिल जाए डी ऑफ एक्स वाई मान लो है ना, तो अगर मान लो मैं इसको कोई अननोन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बार किया वाई का डिफरेंशिएशन और वाई बाहर किया एक्स का डिफरेंशिएशन, ऐसे लिख सकता हूं ना। फिर डी टी दोनों साइड से कॉमन कर दूं, तो अगर कहीं पे डी ऑफ एक्स वाई है तो इसको लिख सकता हूं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अगर कहीं पे ये चीज आई हुई है तो उसको मैं कंबाइन करके ये लिख सकता हूं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर भले ही मुझे रिलेशन नहीं लगेगा, लेकिन ये कंबाइन होने वाला है, इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये कंबाइन होकर के हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई। अब केवल डी एक्स आ जाए, डी वाई आ जाए, या कुछ भी समथिंग आ जाए, उसका इंटीग्रेशन तो सीधे एक्स वाई होगा ना। लिमिट डाल दो यहाँ पे, एक्स वाई की लिमिट क्या थी, 0,0 और a,a। तो अब मैं यहाँ पे x की लिमिट डालूंगा, y की लिमिट डालूंगा, a इंटू ए माइनस 0 इंटू 0, तो a स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या आया, a स्क्वायर आया। मतलब यहाँ पे भी बिना रिलेशन के काम हो गया, मतलब ये भी कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव है ना, इसको बाद में लिखते हैं ना। भावेश, चेन रूल किसने पढ़ा दिया तुम्हें इंटीग्रेशन में? हम लोगों ने तो डिफरेंशिएशन में ही पढ़ा है। तो अब आपको ये बात समझ आ रही है कि एक तो ये कंबाइन होकर ऐसा भी नहीं बनना चाहिए ना, तो जाकर के ये नॉन कंजर्वेटिव होता है ना। देखो अगर ये कंबाइन हो गए तो भी रीइंटीग्रेट हो जाएगा, तो भी कंजर्वेटिव आ जाएगा। हाँ वही बता रहा हूँ प्रथमेश, पेशेंस रख। तो आपको कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव चेक करना है, तो आपको चेक करना है कि ये सॉल्व होगा कि नहीं। तो सॉल्व करना होगा या नहीं केवल इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि y के साथ x आ गया और x के साथ y आ गया तो ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, इसके बाद भी सॉल्व हो सकता है। तो आपको चेक करना है कि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तब बोलोगे नॉन कंजर्वेटिव है।
अगर ये सॉल्व हो गया ऐसे तो ये कंजर्वेटिव है। अब थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियर होगा। नोट करो इसको, एक ऐसा भी करते हैं जो सॉल्व नहीं होगा। सिद्धेश टेंशन नहीं ले, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देख लेना ना, हम लोग वेट नहीं कर सकते ज्यादा। नहीं श्रेयस, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, अभी तक हमने केवल कंजर्वेटिव के एग्जांपल लिए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सब कंजर्वेटिव है ना। अभी नॉन कंजर्वेटिव का लेंगे तो आपको लगेगा सब नॉन कंजर्वेटिव है, कुछ भी आ सकता है ना। शॉर्ट ट्रिक तो रहेगा यार, मेरे पढ़ाने में ऐसा होता है, शॉर्ट ट्रिक ना बताऊं मैं? अभी मैं लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, सबको जल्दी कैसे चेक कर सकते हो। लास्ट में बताऊंगा, शुरू में बता दूंगा तो तुम लोग ध्यान नहीं दोगे। नेक्स्ट पेज पे चलें। दिक्कतें कम हो जाएंगी बट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने दो पहले। देखो अब थोड़ी दिक्कत मैं कम कर देता हूं, आपको ये कैसे समझ आएगा कि ये कंबाइन होंगे या नहीं होंगे, कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये ऐसा बनेगा ना। जैसे यहां तो मैंने लिख दिया कि भाई डी ऑफ एक्स वाई होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो ये उसका उल्टा आपको कैसे इमेजिन हो पाएगा कि भाई ये क्या बनने जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या सोचोगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा गलत करेंगे यहाँ पर, तो गलत करके हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे। देखो हम यहाँ पे क्या गलत करेंगे, हम यहाँ पे y को बाहर कर देंगे। y बाहर कर नहीं सकते लेकिन हम कर देंगे। अगर हम y को बाहर कर देंगे तो अंदर केवल क्या बचेगा, केवल dx। केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ना। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ऐसा कुछ आ गया है y dx प्लस x dy। तो हमने y को बाहर किया, dx को इंटीग्रेट किया, x को बाहर किया, dy को किया, तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स, ये आ जाएगा x इंटू वाई। अगर दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंबाइन होकर के एक्स वाई बनने जा रहा है ना। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये कंबाइन होकर के डी ऑफ एक्स वाई बनेगा। ये नहीं कि ऐड करके 2xy आंसर लिख दिया ना, वो है नहीं सही। बस आप ये पता करो कि कौन से टर्म का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये करना सही नहीं था बट पता करने के लिए कि किसको कंबाइन करके ये बना है, किसको ओपन करके। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको एकदम सही से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। तो उसके लिए पहले आप ऐसा टर्म सोचो, मान लो मैंने सोचा एक्स स्क्वायर वाई लिखा है कहीं पर, इसको ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा, एक बार बाय वाई बाहर करूंगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2xy dx बाई डी टी। एक मिनट, एक बार y बाहर किया और एक बार x बाहर किया ना, इसको ऐसे चेन रूल लगाऊंगा डिफरेंशिएशन में, फिर इसको क्या लिख दूंगा, y एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी। फिर दोनों साइड से डी टी कट कर दूंगा, तो इसका मतलब हुआ अगर कहीं पे 2xy dx आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई आ रहा है तो उसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ ना। अगर कहीं पे ऐसा टर्म बना है तो मैं उसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ।
तो मैं अब इस हिसाब से फोर्स लेता हूँ। मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें फोर्स लिखा है 2xy कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप ना। मैंने इस हिसाब से सोचा ना, पहले से क्वेश्चन बना लिया कि मुझे ये चाहिए, तो ये टर्म देख लिया ना। अब मुझे बताना है कि ये एफ कंजर्वेटिव है या नहीं ना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये सब मैंने अपने हेल्प के लिए लिखा। मुझे क्वेश्चन बनाना था, एक फोर्स लिखना था जो कंजर्वेटिव है, तो उस हिसाब से मैंने लिखा। आपको केवल ये मिलेगा, तो आपको इससे सोचना है कि ये क्या बन सकता है, तो उसके लिए वो गलत तरीका लगाना पड़ेगा। ये समझो ना, ये एक बार लिख दिया तब तो आपको क्वेश्चन एकदम सिंपल दिख रहा होगा, बट ये जब आएगा तब आपको लिखा नहीं होगा किस टर्म का कॉम्बिनेशन है ये। अबे भावेश, तेरे सामने तो लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर वाई को ओपन करके ये बनाया है, तो उल्टा हो जाएगा ना। ये तो कंजर्वेटिव ही है भाई। ये तो मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन बनाया, ये मुझे तो तुम्हें बताना नहीं चाहिए था ना, अलग कहीं लिखना चाहिए था, और तुम्हें बस ये एफ बताना चाहिए था। तो आप क्या करोगे, वर्क निकालोगे। तो वर्क के लिए आप क्या करोगे, इस यहाँ पर आ जाएगा 2xy आई कैप एक्स स्क्वायर जे कैप। यार एक्चुअल में आपको अलग से कॉपी पेन चाहिए था, उस पर लिखना चाहिए था, वो था नहीं, तो इसलिए मैं को इसी पे कर दिया। डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आ गया 2xy डी एक्स प्लस, वही मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे सोचने का तरीका ही बता रहा हूँ श्रेयस, तू क्यों टेंशन ले रहा है। एक्स स्क्वायर डी वाई ये ऐसे आया, तो अब ये दिख रहा है, देख लो ये वाला टर्म है, तो ये कंबाइन होकर के क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। लेकिन ये आपको एग्जाम में कैसे सोचोगे कि भाई ये कंबाइन होके ये बनेगा, तो क्या तरीका है, आप यहाँ गलत तरीका लगाओ। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, y को बाहर कर दो, 2y बाहर हुआ, x का इंटीग्रेशन करो, और एक्स स्क्वायर बाहर कर दो, y का इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये आया, ये कितना हो जाएगा। अगर दोनों जगह सेम टर्म आ रहे हैं, यहां जो टर्म आया वही यहां टर्म आया, तो मतलब ये कंबाइन होकर के सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ और आता, यहाँ कुछ और आता, फिर ये कंबाइन नहीं होते। समझो ना, x वाले साइड में y वाले टर्म बाहर कर लो, और y वाले से x बाहर कर दो, और ये फिर अगर सेम आ रहे हैं रिजल्ट, तो मतलब ये कंबाइन हो रहा है, और यही जो आया है इसी का कॉम्बिनेशन है ये। तो अब लिमिट डाल दो 0,0 से a,0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई
तो यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 0 स्क्वायर इंटू 0 मतलब ए क्यूब आ गया ना। तो ये हमारा फोर्स जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। हाँ, गलती करके राइट आंसर लाना है। मैंने बताया ना कितनी गलती करनी है, ज्यादा क्यों करोगे। मैंने बताया ना कि बस आपको इतनी गलती करके यहीं से सोच लेना है कि क्या होगा। हाँ, दोनों सेम आ गए तो कंजर्वेटिव हो जाएगा। यार इसको तुम लोग अपनी लैंग्वेज में ही लिख लो ना। अब इसमें मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पे लिख लो ऐसे कि सॉल्व x part by taking y constant and y part by taking x constant and check whether they are equal or not. If they are equal, then they can be combined and it will be conservative force. इंग्लिश अच्छी है मेरी। सिद्धेश तो फुल मजे लेता है भाई क्लास में। लिखवाई लिख ही देते हैं भाई। नोट होने के बाद बोल देना। कंजर्वेटिव का एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर नॉन कंजर्वेटिव करते हैं। मान लो f इक्वल टू 3, कुछ ऐसा ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप। तो यहाँ पे हमें कुछ a से b का वर्क निकालना है, 0,0 से कुछ a, का।
वर्क भी बता श्रेयस, कंजर्वेटिव तो मैंने बोल के ही क्वेश्चन दिया था। हाँ, a के पावर 4। यहाँ पे हम ऐसे ही सोचेंगे, W इक्वल टू एफ डॉट डी आर। भावेश, फाइनल वैल्यू की जरूरत तब होती है जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए से बी तक का वर्क निकालो। अगर ऐसा पूछा हुआ है तो वर्क बताओगे। अगर आपको केवल पूछा गया एफ कैसा है तो वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बताओगे। फिर कोई से भी 2 पॉइंट लेके खुद ही वर्क निकाल लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² y ना इंटू डी एक्स ना, आई कैप के साथ dx आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x³ dy। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। x वाला पार्ट सॉल्व करने में y को बाहर ले लेंगे, x² dx, और यहाँ पे x वाले पार्ट को बाहर ले लेंगे, y को सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 3y इंटू x³/3। यहाँ हो गया x³ टू y। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंबाइन हो रहे हैं। केवल फोर्स दिया होगा तो आप खुद से ऐसे कुछ भी पॉइंट ले लो, पॉइंट की कोई जरूरत थोड़ी है। इतना करने के बाद ही समझ आ जाता है ना कि कंजर्वेटिव है या नहीं। आप चाहिए तो पॉइंट ले लो। तो अब ये कंबाइन होकर के क्या बनेगा, d ऑफ x³ इंटू वाई ना। तो ये हमारा ये जो पार्ट है इतना, ये गलत था ना, इतना हटा दो, यहां से लिखेंगे। फिर इसका मतलब क्या हुआ हमारा, d ऑफ x³ y 0,0 से a, लिया है तो ये हो गया x³ y फोर्स वर्क आ गया और फोर्स का नेचर पता चल गया कि कंजर्वेटिव है। अब ये वाला करो। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड। चलो अब हम लोग देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल कैसे करने रहेंगे। सिद्धेश, तेरा थोड़ा क्लास मिस हो गया, तू फिर से एक बार वीडियो देख लेना ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। इतनी देर से इंटीग्रेशन करना ही सिखा रहा था, वही तू पूछ रहा है इंटीग्रेशन कैसे आया। तो ये हो जाएगा xy dx प्लस x² dy। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो y बाहर जाएगा, x को इंटीग्रेट करूंगा और x² बाहर किया, y को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आया y इंटू x²/2 और ये आया x² इंटू वाई। अब ये दोनों टर्म अलग अलग है, ये दोनों टर्म अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंबाइन नहीं हो सकते। तो ये फोर्स मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। ना अब अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये तो सोल्यूशन नहीं है ना, हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। अगर ना ये पार्ट तो एकदम ही गलत है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, यहीं पे देखना है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे अगर पाथ बताया गया है तो मैं बता पाऊंगा। अगर मान लो मुझे बोल दिया गया कि पार्टिकल को इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ले गए हैं
इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लेग है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स ना, कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी गई, पाथ की इक्वेशन बता दी गई। तो 0,0 से कोई ये मान लो a था b तक ले गए। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मुझे पाथ बता दिया गया तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y की जगह x डाल दूंगा और x की जगह y डाल दूंगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने इक्वेशन यूज कर दी, इक्वेशन यूज कर दी मतलब मैंने पाथ यूज कर दिया, तो मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, समझ लो सभी। तो आपको ऐसे कुछ पाथ दिया जाएगा नॉन कंजर्वेटिव में और फिर वर्क निकालना रहेगा। तो अब तक देखो हम लोगों ने ये देखा कि हम कैसे कोई भी गिवन फोर्स चेक करेंगे कि कंजर्वेटिव है या वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब चेक करने का मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले में रख के आप डायरेक्ट चेक कर पाओगे कि कंजर्वेटिव है या नहीं। ये भी वैसे कोई लेंदी नहीं है, ये भी छोटा ही है। फिर वर्क निकालने के लिए आगे ये पाथ यूज कर लोगे ना श्रेयस। जैसे मुझे यहाँ पर ये y इक्वल टू एक्स दिया है, अब मैं यहाँ पे डाल दूं ना, मेरे को देखो वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या है, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, यही आया था ना यहाँ पर इसमें। अब इसमें मैंने पाथ यूज किया, y इक्वल टू एक्स पाथ यूज किया, तो अब मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ इस इक्वेशन से, x यूज कर सकता हूँ, और x की जगह क्या लिख सकता हूँ, y। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, बट ये सॉल्व करने में मैंने पाथ यूज कर लिया ना, तो इसका मतलब ये कौन सा वर्क किस टाइप का हुआ, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट है। अब देखो अगर मुझे इसको कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव पता करना है तो उसका एक शॉर्टकट होता है, वो बताता हूँ। हालांकि ये भी कोई बड़ा लॉन्ग कट नहीं है, ये भी छोटा ही है, क्योंकि इसमें भी मैंने एक शॉर्टकट बता दिया ना आपको पता करने का। अगर वो नहीं पता होता तो सोचने में टाइम जाता है उसको। अगर कंजर्वेटिव है और इक्वेशन यूज कर लिया तो भी आंसर सेम ही आएगा ना, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इसलिए बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्टिव होता पहले के टाइप तो नहीं बताता, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस है तो आप स्टेप दिखा नहीं सकते उनको ना, बस आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे कोई भी पाथ ले लो ना, कोई भी एक सिंपल पाथ ले लो, अगर पाथ लग रहा है तो वो होगा। नॉर्मली नॉन कंजर्वेटिव में पाथ दिया जाएगा ना, मैंने एग्जांपल के लिए एक पाथ लिया, कोई ना कोई दिया जाएगा। वैसे देखो यहाँ पर हम एक डेल ऑपरेटर यूज करते हैं। ये डेल ऑपरेटर जो होता है इसकी वैल्यू होती है, दोनों पता करेंगे इससे ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों पता करते हैं। डेल बाई डेल एक्स आई कैप, इसको बोलते हैं डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। अगर आपको कोई भी फोर्स पता करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं, तो उस फोर्स का इस डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है तो वो कंजर्वेटिव है।
और अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब इसको मैं यूज करके समझाता हूं। देखो ये क्या मतलब हुआ, जैसे हमने पीछे एक फोर्स लिया था F इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप ना, ये मैं चेक करता हूं कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। अभी हम लोग मेथड समझ रहे हैं ना, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई सा एग्जांपल हो सबके लिए हो जाएगा ये। तो मान लो अगर हम इससे यूज करते हैं तो हम इसका डेल क्रॉस एफ करेंगे। डेल क्रॉस एफ करेंगे तो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो आप, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या रहता है, डिटर्मिनेंट मेथड ना, आई जे के डेल एक ऑपरेटर होता है। अभी आप मान लो कि कुछ ऐसा को हम कुछ बोल रहे हैं डेल, इस चीज को कुछ डेल बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले डेल आया है तो डेल के कोएफिशिएंट लिख दोगे, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। फिर एफ के कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड वाला 0 है। अब इसको सॉल्व करो। आप लगे तो इतना कुछ ना याद रखने की जगह बस ये डिटर्मिनेंट याद कर लो कि इस डिटर्मिनेंट में फोर्स का यहाँ एक्स कंपोनेंट, यहाँ वाई कंपोनेंट, यहाँ जेड कंपोनेंट डालना है ना। अगर आप पूरा नहीं याद करना चाहते ये सब चीजें तो आप बस इतना याद कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करनी है, 0 आ रही है कि नहीं। डिटर्मिनेंट में क्या क्या है, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहाँ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यहाँ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यहाँ जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वाला रो और कॉलम कैंसिल करेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे, तो डेल बाई डेल वाई 0 माइनस डेल बाई डेल जेड वाई माइनस जे। अब जे वाला जब लेंगे तो कॉलम और रो कैंसिल करेंगे, इसका इसके साथ आएगा डेल बाई डेल एक्स 0 माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स। और के कैप कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स वाई माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स। अब देखो ये जो ऑपरेटर होता है डेल बाई डेल एक्स, ये अभी तक इसके पहले तो नहीं आया ना कभी अभी तक। अब ये जो डेल ऑपरेटर होता है इसको डेल बाई डेल एक्स पढ़ते हैं ना, ये बोलता है कि केवल एक्स वेरिएबल है, वाई और जेड कांस्टेंट है ना। अगर डेल बाई डेल एक्स लिखा है तो उस टाइम पे केवल एक्स को वेरिएबल लेके सॉल्व करना रहता है, वाई और जेड को कांस्टेंट लेना रहेगा ना। तो यहाँ पे जैसे डेल बाई डेल वाई है तो केवल वाई वेरिएबल है, एक्स और जेड कांस्टेंट लेके सॉल्व करना है। यहाँ तो 0 है तो ये तो 0 ही हो गया। अब यहाँ वाई और नीचे जेड है तो जेड के लिए तो वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये तो 0 ही है। यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड ना, और डेल ऑपरेटर है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 आया। तो ये बता रहा है कि फोर्स जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको देखो ये केवल डिटर्मिनेंट याद कर लेना है ना, कि डिटर्मिनेंट में यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यहाँ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यहाँ जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स डालना है और चेक करना है वो 0 आ रहा है या नहीं। अगर कोई ये पूरा याद रखना चाहता है तो और अच्छा है, वो पूरा भी याद रख सकता है। डेल वेक्टर आपको लिखना है और क्रॉस प्रोडक्ट करके चेक करना है 0 आ रहा है या नहीं। सब 0 हो गया, कुछ भी कट नहीं किया है, कुछ भी कट नहीं किया है। देखो यहाँ पर
जीरो का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y जीरो हो गया। जब हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y z कांस्टेंट है, अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x z कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे केवल y वेरिएबल है, और जब हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल z वेरिएबल होगा ना। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जो है ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब केवल उस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, x वाले पार्ट को, y z को कांस्टेंट। थोड़ी और प्रैक्टिस करा देता हूं तो थोड़ा फीलिंग आएगी, और थोड़ा तो अभी तुम्हें लगेगा कि क्या ज्यादा फायदा है, क्योंकि पिछले वाले का भी शॉर्टकट बता रखा है ना। ये पहले लोड कर लो, अगले पेज पे मैं समझाता हूँ, जगह नहीं है, नोट करो पहले। भावेश पेशेंस रख, अभी समझ आ जाएगा, 1 मिनट। पिछला इजी है, ये सही बात है, क्योंकि वो उसका मैंने वो दूसरा एक शॉर्टकट बताया ना गलत तरीके वाला, अगर वो नहीं होता तो फिर ये बेटर मेथड इजी पड़ता है। 1 मिनट रुक जाओ ना, मुझे पूरा ये समझा लेने दो, फिर तुम लोग कंपेयर करना कौन सा इजी है, पहले पूरा समझ लो। चले नेक्स्ट पेज पे चले। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है ना। चलो, मुझे याद नहीं था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अब तक आया है या नहीं आया है, तो इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं। तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहीं पे भी लिखा हुआ है, मान लो आपको लिखा है डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई, अगर इसको सॉल्व करना है, अगर मान लो आपके पास ये होता है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, तो आप क्या करते थे, वाई को बाहर करते थे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे, और एक्स को बाहर करते थे, वाई को डिफ्रेंशिएट करते थे। क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है ना जब आप dx लिखते हो, लेकिन जब डेल लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ जो x है बस वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे y बाहर करोगे केवल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा। समझो, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल वो वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, जबकि नॉर्मल डिफरेंशिएशन में ये x और y दोनों वेरिएबल हैं। अगर मान लो मुझे निकालना होता है डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या आता, तो इस टाइम पर y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो x को बाहर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये मान लो डेल बाई डेल जेड निकालना है, कुछ एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड लिखा है, इसे देश तो लास्ट स्लाइड में ही लगा रहता है। तो हम क्या करेंगे, x और y सब कांस्टेंट है ना, अंदर केवल कौन बचेगा, z, तो z का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के टाइम पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन के टाइम पर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। तो एक तो आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर आपको शॉर्टकट लगाने में क्या ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट लिख लेना है, ऐसे एक डिटर्मिनेंट लिखना है, उसमें पहला वाला रो क्या होगा, आई जे के, फिर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, अगर ये 0 आया तो कंजर्वेटिव, और अगर 0 नहीं आया तो नॉन कंजर्वेटिव। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अब आपको आता है, ठीक है, समझ लो। अब एक खुद से सॉल्व करके देख लो, फिर उसके बाद, हाँ वो क्रॉस प्रोडक्ट ही है,
तो एक खुद से करके देख लो, फिर उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उससे करना। वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, इस वाले को आप खुद से चेक कर लो कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। पता ही हमें आंसर क्या है, बट फिर भी खुद से करो और यूजिंग डिटर्मिनेंट करो। सिद्धेश लिखो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। आदित्य प्रैक्टिस कर लेना, आंसर तो पता ही है कंजर्वेटिव है। ठीक है ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, आई जे के, फिर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एक्स वाई एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना है, ये है ना एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्स है और जेड कंपोनेंट 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा सबको, आई वाला रो और कॉलम कैंसिल किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में मल्टीप्लाई करने में तो 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स, फिर माइनस जे, फिर जे वाला रो और कॉलम कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डेल वाई बाई डेल जेड प्लस के कैप, फिर ये वाला रो और कॉलम कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स माइनस डेल बाई वाई अपॉन में वाई। तो अब x का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये तो केवल कांस्टेंट है ना, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये भी 0, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो ये तो पूरा 0, ये भी 0 और ये 1 माइनस 1, ये भी 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0। समझ आ रहा है ना, अभी कैलकुलेशन समझ आया कैसे हुआ ना, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं। अब तुम लोग की मर्जी, जो भी अच्छा लगे, दोनों ही मेथड अच्छे हैं, तुम्हें जो पसंद है उससे कर लो। मैं भी वैसे वही वर्क डन वाला ही मेथड यूज करता हूँ, ये रेयरली कभी जरूरत लगी तभी करता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो आज ये पढ़ लिया कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये पता कैसे करेंगे। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी स्टोर होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब नेक्स्ट टर्म हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें नेक्स्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी शुरू करना है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, आज कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए। तो कल अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी शुरू करेंगे। तब तक जो भी पुराना होमवर्क दिया हुआ है वो कर लो, और एक्सरसाइज 1 में कुछ होमवर्क दे रहा हूँ वो कर लो। एक बार देखूं क्या क्या दे पाऊंगा, या जाने दो, आज होमवर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स ही हैं थोड़े, नेक्स्ट क्लास में अब दूंगा ना। ठीक है एवरीवन, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना, बाय 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 एवरीवन।